ठीक है, आ जाइए और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट वही बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ जाओ। आर एल परिपथ है ना, परिपथ। अब मुझे बताओ इस आर एल परिपथ नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर यही समझ में आ रहा है कि इसमें आर होगा और एल होगा, तो बिल्कुल समझ में सही आ रहा है कि इस परिपथ में क्या होता है बेटा? प्रतिरोध तथा क्या होता है बेटा? प्रेरित्र होता है, प्रेरित्र होता है। अब इसे क्या समझे कि जब भी ये प्रेरक होगा यानी कि लैग करेगा, कौन लैग करेगा? धारा लैग करेगी। किससे करेगी? वोल्टेज से। 90 नहीं, क्योंकि 90 शुद्ध में करती है, यानी कि इसमें क्या लिखोगे? लैग करेगी धारा से, है ना? लैग करेगी धारा किससे? वोल्टेज से। तो आओ समझते हैं, यानी कि इस परिपथ में धारा क्या रहेगी बेटा? वोल्टता से कुछ डिग्री पीछे रहेगी। इस परिपथ में धारा वोल्टता से वोल्टता से पीछे रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेरक है ना? से कुछ अंश थीटा ले लूं? बिल्कुल, कुछ अंश थीटा पीछे रहेगी, पीछे रहती है। अब पीछे रहेगी तभी तो लैगिंग होगा ना, रहती है। अच्छा सर ये दिखता कैसे है? बिल्कुल अभी दिखा देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा? एक आर होगा, ठीक है, एक एल होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सप्लाई जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर यहाँ पर भी आपका वी एस है, बिल्कुल। इसका मान भी मानक समीकरण है, बिल्कुल। अरे साइन में यही होता है बेटा, वी एम बराबर वी एन साइन ओमेगा टी, ठीक। यहाँ से भी धारा आई जाएगी, बिल्कुल जाएगी। यहाँ पे क्या है बेटा? आर और एल। गौर से देखो बेटा, एक ड्रॉप तो यहाँ पे होगा, ड्रॉप यानी कि विभव का पाथ, यानी कि विभव का घटना। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस वी आर। और एक बेटा ड्रॉप यहाँ पर होगा, इसको क्या बोलोगे? वी एल बोलोगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एल क्या है? इंडक्टर के सापेक्ष ड्रॉप। ये वी आर क्या है बेटा? आर के सापेक्ष ड्रॉप। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? सोच के देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आपको दिक्कत है। अगर दिक्कत है फिर भी लिख देता हूँ। ये वी क्या है? कुल वोल्टता, ठीक है, बहुत सही। और वी आर क्या है? वी आर क्या है? प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टता, प्रतिरोध सापेक्ष वोल्टता, ठीक है। और वी एल क्या है बेटा? ये है प्रेरक के सापेक्ष वोल्टता, यानी कि प्रेरित्र के सापेक्ष वोल्टता, सापेक्ष वोल्टता। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो ये कौन सा नेटवर्क है बेटा? देखो आई करंट इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, यानी कि धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। इससे क्या समझते हैं कि परिपथ में हल करने के लिए या परिपथ को हल करने के लिए, परिपथ को हल करने के लिए बेटा आप रेफरेंस क्या लोगे? रेफरेंस को क्या कहते हैं? रेफरेंस क्या मानेंगे? रेफरेंस आप क्या लोगे? रेफरेंस आप क्या लेना बेटा? धारा लेंगे, धारा लेंगे। क्यों? क्योंकि धारा क्या रहेगी? इसमें समान रहेगी, ठीक। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सदिश योग होता है, और सदिश योग से आप क्या कह सकते हो? यहाँ से v बराबर क्या कह सकते हो? अंडर रूट में वी आर प्लस वी एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे लिखा मैंने? सदिश योग से। बेटा इसी के साथ मैं ये भी याद रखूंगा कि इसके लिए z बराबर क्या आता है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बेटा ये भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। अब देखना बेटा, इसी के साथ मैं अगर पावर फैक्टर लिखना चाहूंगा cos थीटा, तो वो बेटा क्या हो जाएगा? आराम से देखो क्या होता है? r बटे में z। क्या होता है बेटा? r बटे में z। तो बेटा आराम से देखना, r की जगह लिखा मैंने r, और z ये रहा तो z लिख दिया, ठीक है। आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। r को लिखा r और z की जगह बेटा ये लिख दिया, क्योंकि z है ना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत नहीं। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है नीचे? ठीक है, ये देख लो बेटा आराम से, ठीक। बस यही तो है और कुछ नहीं है। तो देखो बेटा एक फेजर आरेख बनाएंगे अपन। अपना सर्किट कैसा है? अपना सर्किट देखो ऐसा है, ये है आर और ये क्या है? ये क्या है? वी आर, आर के सापेक्ष, और ये क्या है? एल, यानी कि वी एल, है ना। और यहाँ पर क्या दिया बेटा मेरे को? वी, है ना। अब देखो बेटा यहाँ से जो मैं करंट जा रही है ना, ये वी एस है मान लो। यहाँ से करंट जा रही है आई, वही करंट यहाँ भी जाएगी आई, तो मैंने धारा को क्या मान लिया? रेफरेंस। तो यहाँ से क्या बनता है बेटा? एक फेजर आरेख। अभी बनाना सिखाता हूँ बेटा, फेजर आरेख। ये अगर बनाना सीख गए तो बेटा आपको एसी का सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सर आपने रेफरेंस धारा क्यों मानी है? क्योंकि देखो धारा दोनों में समान है ना। तो मैंने क्या है? एक धारा मान ली, ये है धारा मेरी आई। बोलो कोई भी दिक्कत है? और रेफरेंस यानी कि 0 डिग्री, ठीक। अब देखना बेटा आराम से देखो मुझे पता है प्रतिरोध जब भी होता है ना बेटा, प्रतिरोध में जहां मेरी धारा होती है वहीं मेरी वोल्टता होती है, ठीक है। और यहाँ एक क्या है बेटा? इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है बेटा? लैग करती है। कौन लैग करती है? धारा लैग करती है। किससे करती है? वोल्टेज से। कितनी करती है? 90, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
यानी कि यहाँ अगर मेरी वोल्टेज होगी तो बेटा धारा क्या होगी, पीछे होगी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ मेरी धारा है, तो पीछे है तो मैं वोल्टेज यहाँ बना देता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये अगर आपको आ गया तो बेटा फिर कुछ बचा ही नहीं है। देखो इधर आओ। आओ, ये मेरी क्या है, धारा, और ये दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ प्रतिरोध के लिए जहां धारा, जहां जहां तू, वहां वहां मैं, तो बेटा वी आ जाएगा यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, धारा पीछे होती है ना, इसका मतलब वोल्टेज आगे, कितनी आगे बेटा, 90 आगे, है ना। तो बस ये रही मेरी आई, इसको देखो बेटा आई के रेफरेंस में, तो यहाँ से मेरा वीएल क्या आ जाएगा, ऐसा आया, वीएल आया ऐसा, है ना। और जब भी इसका बेटा कुछ लेते हो ना आप, तो देखो ये नेट आएगा यहाँ पर, है ना, और ये जो मान होगा आपका सप्लाई वोल्टेज वी हो जाएगा, ये सप्लाई वोल्टेज वी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, और फिर आपकी आंसर से सीधी सीधी मुलाकात है। ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यही मान है। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो यहाँ से बेटा ये फेजर आरेख खींचना आ गया आपको, ठीक है, आराम से। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, परिपथ की कुल पावर क्या होगी, वास्तविक पावर। तो बेटा यहाँ से वास्तविक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति। ठीक है बेटा, वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो होती है P, और P बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। बेटा ये थीटा क्या है, ये इनके मध्य का अंतर है, यानी कि एंगल है ना। तो बस ये होगी बेटा, आप जब भी आप V होगा, I होगा, इसमें कॉस थीटा लगा देना, तो आपके पास शक्ति की खपत आ जाएगी, किसमें आएगी बेटा, किलो वॉट में आएगी, किसमें आएगी बेटा, किलो वॉट में। ठीक है, अब बेटा इसमें आपको प्रतिक्रिया शक्ति पूछेगा कि मान लीजिए प्रतिक्रिया शक्ति कितनी है या प्रतिघाती शक्ति कितनी है। तो बेटा उसको किससे निकालते हैं अपन, उसको निकालते हैं Q, और बेटा वो वही फार्मूला है, साइन की जगह कॉस की जगह क्या रख दो, साइन रख दो, ये लो। तो बेटा ये किस में आ सकती है, केवीए में आ जाएगी, है ना। ठीक है, केवीएआर में, इसकी जगह बेटा वाट लिखो ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं। ये वाट हो गया, और ये किस में आ जाएगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, VAR, और ये क्या है, W। समझ गए, ठीक है। और बेटा इसी से अपनी कुल आभासी शक्ति क्या निकल जाएगी, यहाँ से आपकी कुल आभासी शक्ति जो हो गई साथियों, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति क्या होती है, S, यानी कि एपरेंट पावर। बेटा S बराबर कैसे निकालोगे, P प्लस माइनस JQ से। ठीक है, और ये किस में आएगा आपका, KVA, यानी कि वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, वोल्ट एम्पियर में। बस अब वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो, है ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, और बाकी हमारे खूब सारे एमसीक्यू कराए हुए हैं, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है बेटा, वो है आरसी सर्किट। कौन सा है, आरसी श्रेणी सर्किट। आ जाओ बेटा, आरसी श्रेणी सर्किट, ये क्या था, आरएल, और आगे श्रेणी भी लगा दो बेटा, ये क्या था, आरएल श्रेणी सर्किट, श्रेणी सर्किट, है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन, आरसी श्रेणी सर्किट, ये लो दूसरा, आरसी श्रेणी सर्किट, आराम से इसी में भी धारा समान रहेगी, ध्यान रखना, आरसी श्रेणी परिपथ। ठीक है, अब बताओ क्या कहेंगे, आरसी श्रेणी सर्किट की परिभाषा क्या होगी, जल्दी से बताओ। ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, प्रतिरोध और संधारित्र किसमें हो, श्रेणी में हो, खत्म। तो लिखो ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें जिसमें प्रतिरोध, जिसमें प्रतिरोध तथा संधारित्र, प्रतिरोध तथा संधारित्र बेटा कैसे क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ इसकी प्रकृति कैसे